नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित पुरवार आप सबके बीच पुनः आया हूँ एनआई एक्ट के साथ। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे एनआई एक्ट 1881 का, जो हम अभी हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। एक क्लास में आउट ड्राफ्ट बताया गया था और दूसरे क्लास में आपको धारा 1 से लेकर के धारा 6 तक बताया गया था। शेष आगे धाराओं के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहली धारा जो हमने 7वीं धारा पढ़नी है, उसमें बताया गया लेखीवाल और ऊपरवाल। जैसा मैंने वहाँ पर भी जब बताया था, कल की क्लास जो सेक्शन 1 से लेकर 6 तक हुई थी, उसमें बताया गया था कि लेखीवाल किसको कहते हैं इंग्लिश में, ड्रावर, और ऊपरवाल ड्रावी। मैंने इतना बताया था, लेकिन ये होते कौन है? जो लेखीवाल वो होते हैं जो विनिमय पत्र या वचन पत्र या चेक लिखते हैं। लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? लेखीवाल कहा जाता है, ठीक है। और ऊपरवाल मतलब ड्रावी, जिस व्यक्ति को लिखा जाता है, जिस व्यक्ति के नाम से विनिमय पत्र या चेक लिखा जाता है, उस व्यक्ति को संदाय करने वाले व्यक्ति को ड्रावी या ऊपरवाल कहते हैं, ठीक है। तो संदाय करने वाले व्यक्ति को निर्दिष्ट, जो जिसको संदाय किया गया है, उस व्यक्ति को जो निर्दिष्ट किया जाता है, उस व्यक्ति को लेखीवाल कहते हैं, ठीक है। और ऊपरवाल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ड्रावी कहते हैं। तो लेखीवाल और ड्रावी समझ गए। एक शब्द आप पढ़ेंगे जिक्रीवाल। जिक्रीवाल ऐसा व्यक्ति होता है जो लेखीवाल के साथ होता है। ये मान के चलो, वो लेखीवाल के साथ ही नाम लिखा जाता है उसका, जब उसके स्थान पर एक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ड्रावी। मतलब कि जो ड्रावी है आपका ऊपरी वाल, एक व्यक्ति के साथ जो दूसरा व्यक्ति होता है पाने वाला, जिसको संदाय करना है, उसको जिक्री वाल भी कहा जाता है। तो ये शब्द हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जिक्री वाल किसे कहते हैं और कहाँ परिभाषित किया गया है, या लेखीवाल कौन होता है, या ऊपरवाल कौन होता है। ऐसे क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम्स में आते हैं। धारा 8 नेक्स्ट सेक्शन है आपकी 8, जिसको कहते हैं धारक या होल्डर। होल्डर क्या मतलब? होल्ड करने वाला, जो किसी चीज को होल्ड कर ले, अपने पास रख ले या ले ले, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? धारक, ठीक है। तो होल्डर, इसमें कहा गया कि स्वयं अपने नाम से वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक, स्वयं अपने नाम से जो वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक पर कब्जा रखने, मतलब जो चेक उसके नाम से, जो उसके नाम से वचन पत्र या विनिमय पत्र या चेक जो जारी किया गया है, उसके नाम से उस पर कब्जा रखने में और उस पर शोध रकम उसके पक्षकारों से प्राप्त या वसूलने का अधिकारी हो, ऐसा व्यक्ति किसको कहेंगे? धारक। ऐसे व्यक्ति को धारक कहते हैं जो वो उसके ही नाम से वो चेक या विनिमय जारी किया जाता है। और क्या होता है कि उस पर वो जो शोध, मतलब जो ड्यू अमाउंट है, जो उसको पाने वाला है, शोध मतलब जो पाने वाला है, उस पक्षकारों से प्राप्त करने, मतलब लेने के लिए या वसूलने के लिए हकदार हो। तो ऐसे व्यक्ति के जो के अंतर्गत जब विनिमय या चेक होता है, उस पर क्या होता है? कब्जा रखने वाला, कब्जा रखा इस पे, विनिमय पत्र पे और वचन पत्र पे, चेक पे, किसी पे भी कब्जा जो रखता है, उस व्यक्ति को हम धारक या होल्डर कहते हैं, जो हमारी परिभाषा 8 में दी गई हुई है, ठीक है। अब सेक्शन 9 आती है, सम्यक अनुक्रम धारक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। ऐसा व्यक्ति जो वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक में वर्णित रकम दे होने से पूर्व, जो रकम उस व्यक्ति को दे है, दी नहीं गई है, दे है, उसके पूर्व उस प्रतिफलार्थ काबिज हो गया है, ठीक है, या आदेश अनुसार दे है, उसका पाने वाला हो गया है, तो सम्यक अनुक्रम मतलब कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस में है, ड्यू इन कोर्स। होल्डर इन जो धारक है, उस व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो चेक या विनिमय पत्र या वचन पत्र का पाने वाला है, वैसे पाने से पूर्व, रकम के पाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति जो उस पर काबिज हो गया है और उसको, उस व्यक्ति को क्या दिया गया है? आदेश अनुसार दे है, उस व्यक्ति को कहते हैं सम्यक अनुक्रम धारक, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 10 आती है। सेक्शन 10 की बात की जाए तो इसमें सम्यक अनुक्रम में संदाय मतलब अदा किया जाना, इसमें, और इसको इंग्लिश में कहते हैं अदा किया जाना मतलब पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ठीक है।
इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ड्यू का शब्द समझते होंगे, जो प्रोग्रेस में, प्रोसेस में है, जो पूरा नहीं हुआ है, प्रोसेस चल रहा है। तो सम्यक अनुक्रम में संदाय से लिखित इंस्ट्रूमेंट जो होता है पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को सद्भावपूर्व, मतलब एक गुड फैथ में उसको सद्भावना आ गई, सद्भावपूर्व और उपेक्षा किए बिना, मतलब निग्लिजेंसी नहीं बरती गई किसी प्रकार की, किए बिना किया गया संदाय अभिप्रेत है, जो उपेक्षा पूर्व सद्भावपूर्वक किया गया ऐसा संदाय से अभिप्रेत है कि जिससे वह विश्वास करने का युक्त आधार, ठीक है, युक्त आधार उत्पन्न नहीं होता है कि वर्णित रकम पाने का हकदार नहीं, मतलब उसको सद्भाव हो गया है कि जो विनिमय पत्र है, जो चेक है या वचन पत्र है, उसमें जो रकम जो संदाय की जाने वाली है वो उसको पाने का अधिकारी है, उसको पता है वो उसको मिलने वाली है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, सम्यक अनुक्रम में संदाय या पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है आपकी 11, जिसको अंतरदेशीय लिखित कहते हैं या इंडियन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, या एक शब्द और आप एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, देशीय लिखित भी कहते हैं। तो ऐसा लिखित, कौन सा लिखित, ऐसा लिखित जो भारत में रचित हो, जो भारत में रचा गया हो, जो भारत में लिखा गया हो, जो भारत के किसी व्यक्ति को लिखा गया हो, और वो चेक या विनिमय पत्र लिखित जो है भारत में दे हो। ठीक है, ऐसा वचन पत्र, कैसा वचन पत्र, जो भारत में रचित किया गया हो, भारत में लिखा गया हो, और भारत के किसी व्यक्ति को लिखा गया हो, और वो दे, उसका पैसा कहाँ दे हो, भारत में ही दे हो, ऐसे वचन पत्र को या विनिमय पत्र या चेक को अंतरदेशीय लिखित या अंतरदेशीय लिखित समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने धारा 7, 8, 9, 10 और 11 तक समझ लिया। अब हमको लगता है आप सभी को याद हो गया होगा, यहाँ तक एक बार रिवीजन करा देता हूँ। 7 कहता है कि लेखीवाल और ऊपरवाल की बात धारा 7 करता है। धारा 8 करता है धारक की, होल्डर की। ठीक है, धारा 9 करता है सम्यक अनुक्रम धारक की बात करता है। तो हम ये ऐसे पढ़ेंगे, 7 में लेखीवाल ऊपरवाल, ठीक है, फिर हम 7 के बाद 8, 9, 7 में पढ़ेंगे। 8 में धारक की बात करता है और 9 में धारक सम्यक जो है सम्यक अनुक्रम धारक की बात करता है। तो ये तो धारक होगी। साथ में 10 भी पढ़ लेंगे, 10 एकदम मिलता जुलता है 9 से कि सम्यक अनुक्रम में संदाय। तो आपका 8, 9, 10, मतलब 8 में आपका धारक, 9 में आपका सम्यक अनुक्रम धारक और 10 में सम्यक अनुक्रम में संदाय। 11 आपकी बात करती है अंतरदेशीय बात, अंतरदेशीय मतलब देशीय लिखित की बात करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा 12 की। 12 में हमारी बात करता है विदेशी लिखित, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मतलब कि ऐसा लिखित जो भारत में ना लिखा गया हो, भारत में ना रचित किया गया हो, जो भारत के किसी व्यक्ति को ना रचित किया दे हो और भारत में वो दे भी ना हो। मतलब जो धारा 11 में है, जो विशेषताएं या जो तत्व हमारी धारा 11 में बताए गए, वो तत्व हमारे धारा 12 मतलब विदेशी लिखित फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में नहीं होने चाहिए। ऐसे लिखित को हम क्या कहेंगे, विदेशी लिखित कहेंगे। फिर धारा 13 की बात नहीं करते हैं, वो पूछा कम जाता है, एकदम ना के बराबर, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना। 14 की बात करते हैं पर क्रामर निगोशिएशन, इसको जो है निगोशिएशन बोलते हैं इसको। ठीक है, जब विनिमय पत्र या वचन पत्र या चेक किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है तो वह धारक हो जाता है। वह धारक जिसको ना अभी बताया ना धारक 8 में कि जो विनिमय पत्र या वचन पत्र या चेक जो ले लेता है, जिसपे उसको पाने का अधिकार है, उस पर कब्जा कर लेता है ना, तो वही बात यहाँ कहता है कि वह धारक हो जाता है। तब लिखित प्रक्रमित कर दी गई, ऐसा कहा गया। मतलब कि कोई विनिमय पत्र या वचन पत्र या चेक, वो उसको जो है किसी व्यक्ति जिसको संदाय है या जिसको दे है, उस व्यक्ति को दे दिया जाता है, वो उस पर कब्जा ले लेता है, तो ऐसा कहा जाता है कि प्रक्रमण हो गया है, मतलब कि निगोशिएशन हो गया है। फिर धारा 15 हम पढ़ेंगे, पृष्ठांकन। पृष्ठांकन इंडोर्समेंट होता है, इंग्लिश में इसको इंडोर्समेंट कहते हैं, मतलब कि हस्ताक्षर करना। ठीक है, अगर सीधी भाषा में साधारण शब्दों में अगर हम जाने तो हस्ताक्षर करना। क्या लिखा है इसके अंदर, पढ़ लेते हैं। प्रक्रम लिखित का रचयिता या धारक जो लिखने वाला है या
जो उसको धारण करने वाला है, हस्ताक्षर करता है ना, मैंने बताया ना साधारण भाषा में हस्ताक्षर करना। हस्ताक्षर करता है लिखित के रूप में पूर्ण किए जाने के लिए हस्ताक्षर करता है, या लिखित के रूप में हस्ताक्षर, कोई लिखित या चेक है उसको कभी पूर्ण होगा जब उसमें हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। तो लिखित के रूप में पूर्ण किए जाने के लिए हस्ताक्षर करता है तो यह कहा जाता है कि पृष्ठांकन करता है, यह पृष्ठांकन कहलाता है। समझ गए? नहीं समझे? मैं बताता हूँ फिर से। पृष्ठांकन का तात्पर्य यह होता है कि किसी चेक या विनिमय पत्र या चेक पर हस्ताक्षर करना। किसके हस्ताक्षर? एक तो जिसने चेक या विनिमय पत्र या ऐसा कोई लिखित लिखा है उस व्यक्ति का, और दूसरा उस व्यक्ति का जो वो धारक जो जिसको देने वाला है वो उसके सिग्नेचर हो जाएं। जब ऐसे व्यक्ति के सिग्नेचर हो जाते हैं, किस लिए? कि जो लिखित किया गया है, जो लिखित के रूप में जारी किया गया है वो पूर्ण हो जाए। वो लिखित जो डॉक्यूमेंट, जो लिखित या विनिमय पत्र वचन पत्र या चेक है वो पूर्ण हो जाए, तो उसके पूर्ण होने के लिए हस्ताक्षर करता है तो यह कहा जाता है कि पृष्ठांकित किया गया। अब आपका धारा या सेक्शन 16 निरंक और पूर्ण पृष्ठांकन। निरंक मतलब कि बिना सिग्नेचर के, निरंक मतलब ब्लैंक। इंग्लिश में आपको बताएं, इंग्लिश में होता है इन ब्लैंक एंड फुल इंडोर्समेंट। निरंक मतलब पृष्ठांकन में अपना हस्ताक्षर करता है। पृष्ठांकन के अपना हस्ताक्षर, जो रचयिता होता है वो केवल अपना हस्ताक्षर करता है और कुछ नहीं लिखता है, तो उसको हम निरंक जो है कहते हैं, पृष्ठांकन, निरंक पृष्ठांकन करते हैं। अगर दूसरा अपना नाम जो है हस्ताक्षर के साथ रकम संदत करने का निर्देश जोड़ देता है, मतलब जो रचयिता है विनिमय पत्र, वचन पत्र या चेक का लिखने वाला व्यक्ति है, सिर्फ नाम लिख दे अपना, तो वो निरंक होगा, निरंक पृष्ठांकन माना जाएगा। लेकिन यदि उसमें अपने हस्ताक्षर के साथ साथ कुछ पैसा या रकम संदाय मतलब अदा करने का निर्देश जोड़ दे कि इनको ऐसा इतना पैसा दे दिया जाए, तो वहां पर वो पूर्ण पृष्ठांकन या फुल इंडोर्समेंट माना जाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ। अब धारा हम 17 की बात करते हैं। धारा 17 कहता है संदिग्ध आर्थी लिखित। संदिग्ध मतलब कि कहीं ना कहीं उस पर डाउट है कि वो लिखित है कि विनिमय पत्र है। ऐसी स्थिति के लिए धारा 17 बना है कि जब ऐसी स्थिति होगी तो हम क्या मानेंगे कि वो लिखित विनिमय पत्र है या वचन पत्र है। तो हम पढ़ते हैं इसमें लिखा है कि लिखित का अर्थ है वचन पत्र या विनिमय पत्र, दोनों लगाया जा सकता है। जहां पर लिखित जो है या तो उसको वचन पत्र भी माना जाता है या विनिमय पत्र भी लगता है, कि वो कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं संदिग्ध है। संदिग्ध मतलब कि अवेगस है इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि संदिग्धता है कहीं ना कहीं, तो वहां पर कि वो पहचाना नहीं जा पा रहा है कि ये वचन पत्र है कि विनिमय पत्र है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर किसी एक के रूप में बदला जा सकता है, तो वहां या तो वचन पत्र मान लिया जाएगा या तो विनिमय पत्र मान लिया जाएगा। फिर कहता है सेक्शन 18 कहता है कि रकम शब्दों और अंकों में भिन्नता। मान लो आपका जो विनिमय पत्र है या वचन पत्र है या चेक है, उसमें जब भी आप देखते होंगे चेक, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें जो रकम या जो रुपए का अंकन किया जाता है तो शब्दों में और अंकों में लिखा जाता है। तो जो शब्द में लिखा हो वही अंकों में लिखा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बताता है 18 हमारा कि रकम शब्दों और अंकों में भिन्न हो, मतलब शब्दों में कुछ और है और अंकों में कुछ और है। अगर वहां भिन्नता है तो किसका माना जाएगा कि विनिमय पत्र या वचन पत्र, वो कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा या कोई रकम संदाय कर दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति को या ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारा धारा 18 बना हुआ है, जिसके माध्यम से कहा जाता है कि रकम संदत किए जाने के वचन या आदेश में शब्दों और अंकों में भिन्नता है, वहां शब्दों में कथित रकम मान्य होगी। ठीक है, मतलब कि जहां पर ऐसी भिन्नता है कि शब्दों में कुछ और लिखे हैं रुपए या अंक, और अंकों में कुछ और रुपए लिखे हैं। मान लो कि शब्दों में लिखा है 1000 रुपए मात्र, लेकिन शब्दों में 1000 रुपए लिखे हैं लेकिन अंकों में वहां पर 2000 लिख दिए। ठीक है,
तो वहां पर कहता है 18 हमारा सेक्शन कहता है कि वहां पर हम शब्दों को मानेंगे ना कि अंकों को। ठीक है, तो यहाँ पर 18 जब ऐसा कंफ्यूजन होता है तो हम धारा 18 की बात का सहारा लेकर के विनिमय पत्र या वचन पत्र या ऐसे लिखत को ऐसे कंफ्यूजन से दूर कर लेते हैं और ऐसे जो लिखित जो शब्दों में लिखा गया है उस धनराशि को संदाय कर दिया जाता है, धारक को उस राशि को दे दिया जाता है। फिर धारा 19 कहती है कि मांग पर दे लिखत, मतलब मांगने पर दे लिखत, मांगने पर ऐसा लिखत जब मांगने पर दे हो यह संदाय किया गया। तो कहता है ऐसा वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक पर दे तिथि ना लिखी हो तब मांग दे होता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि कब मांग पर दे लिखत माना जाएगा, यह हमारा 19 कहता है। तो ऐसे वचन पत्र, ऐसे विनिमय पत्र या चेक जिन पर क्या है दे तिथि नहीं लिखी है कि किस तारीख तक दे होगे या किस तारीख को दे होगी, तो ऐसे जो लिखत है, जो ऐसे विनिमय पत्र वचन पत्र होंगे उन सबको जिस तारीख को वो जाएंगे लेने उस तारीख को वो दे हो जाएंगे, ऐसा धारा 19 हमारी कहती है। फिर हमारी धारा जो इंपॉर्टेंट है वो है 22, कहता है कि परिपक्वता की बात करता है, मैच्योरिटी की बात करता है। जैसे आप सभी लोग मैच्योर हो गए हैं, जो 18 साल से ऊपर रहते हैं और उनको मैच्योर या मेजर माना जाता है और मैच्योरिटी आ जाती है, जो बातों को समझ लेते हैं अच्छे से, उनको मैच्योर माना जाता है। ठीक है, तो जिस तारीख को वचन पत्र या विनिमय पत्र या चेक शोध हो जाती है, शोध मतलब कि लागू हो जाती है, मतलब अदा करने के लिए संध्या शोध, वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज करने के लिए शोध हो जाती है, उस तारीख को हम कहते हैं कि वो मैच्योरिटी हो गई। जैसे कि ये कोई जिम्मेदारी व्यक्ति के पास आ जाती तो वो मैच्योर होता है, कोई जिम्मेदारी को अच्छी भली बात से कर लेता है तो कहा जाता है कि हाँ ये व्यक्ति अब मैच्योर हो गया। ठीक उसी प्रकार से कोई लिखत है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो मतलब कब मैच्योर होगा उसके बारे में हमारा धारा 22 बात करती है। ठीक है, अब धारा हम 25 की बात करते हैं जो इस चैप्टर की अंतिम धारा है। कहता है कि परिपक्वता वाला दिन लोक अवकाश का दिन हो तब। तो अब ऐसी स्थिति क्या बनकर तैयार हो रही कि परिपक्वता वाला दिन, जिस दिन वो लिखत परिपक्व हो रहा है, मतलब कि जो आपका विनिमय पत्र है, वचन पत्र है या चेक है, वो क्या जिस दिन परिपक्व मैच्योर हो रहा था उस दिन कोई सरकारी छुट्टी पड़ गई, कोई लोक अवकाश पड़ गया, तो क्या होगा। तो वहां पर बताता है कि वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक शोध तारीख को, जिस दिन शोध मतलब जिस दिन पाना है पैसा वो भजना है, उस तारीख को अवकाश होने पर निकटतम पूर्व कारोबार वाले दिन शोध समझी जाएगी। मतलब कि मान लो उस दिन लोक अवकाश, जिस दिन जो है वो वचन पत्र जो लिखत वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक जो था वो जिस तारीख को उसने लिखा था उस दिन संडे पड़ गया, या जिस तारीख को उसने लिखा था उस दिन होली पड़ गई, या कोई त्योहार पड़ गया, जिससे क्या हुआ कि उस दिन वो बैंक, वो संस्था बंद थी जहां पर वो शोध किया जाना था। तो वहां पर हमारी धारा 25 कहती है कि अगर वो तारीख, वो दिन लोक अवकाश के दिन पड़ जाता है तो उसके पूर्व या कारोबार वाले दिन शोध समझी जाएगी, उसके पूर्व। ठीक है, मतलब उसके पहले की बात की जाती है। तो दोस्तों हमारा चैप्टर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। इंस्ट्रूमेंट का एक जो अपना नियोगेशन पराक्रम लिखत अधिनियम 1881 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो कंप्लीट हो गए, जो इंपॉर्टेंट धाराएं हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो बनेगा चैप्टर नंबर 3 पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें किसी प्रकार का आपको समझ में ना आया हो या कोई क्वेरी है तो प्लीज हमारे जो साई ग्रुप चैनल है टेलीग्राम पर, उस पर कमेंट करके अवश्य पूछें और वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं अब अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।